एग्जाम है, और मैंने क्या किया है, हिंदी को बहुत शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट माध्यम से 10 से 15 मिनट में आपकी कोशिश किया है कि सारे टॉपिक को निपटाया जाए ट्रिक के माध्यम से। और 100% अगर आप यहाँ से कवर करते हैं तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बढ़ेगी और क्वेश्चन आपके बड़े आसान आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एक बढ़िया तरीके से थ्योरी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही कम समय में ट्रिक के माध्यम से। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? अगर दुनिया में कोई भी चीज है, उसका नाम है, तो उसे संज्ञा कहा जाता है। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था या गुण या दशा के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, पुस्तक है, लखनऊ है, प्यार है, नफरत है, बचपन है, घृणा है, हिमालय है, या शहर है, नगर है, ठीक है ना, देश है, ये सब क्या है? आपकी संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा की अगर मैं भेद की बात करूं तो उत्पत्ति और इतिहास के आधार पे, मतलब अगर आप मूल रूप से देखोगे, मुख्यता देखोगे, तो संज्ञा के 3 भेद माने जाते थे। लेकिन अभी इंग्लिश में जब संज्ञा 5 प्रकार की हो गई, तो हिंदी में भी हमने 5 प्रकार का कर दिया। लेकिन यहां पे हमने क्या किया, यहां पे ये जो जातिवाचक संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद बना दिए हमने। एक को हमने कह दिया द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरे को हमने कह दिया समूहवाचक संज्ञा। मूल रूप से 3 संज्ञा थी, मुख्यतः 3 संज्ञा थी, जातिवाचक के 2 उपभेद कर दिए गए, संज्ञा टोटल 5 हो गई। अब अगर आपसे कभी भी पूछे कुल संज्ञा कितनी है या अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी है हिंदी में, तो आप कहोगे 5 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उसके बाद आपका द्रव्यवाचक, और उसके बाद आपका समूहवाचक, मतलब 5 प्रकार के भेद आपके आते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पे सबसे पहला आता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब ये हो गया, केवल आप अपने दिमाग में इतना याद रखोगे कि दुनिया में अगर कोई एक चीज के बारे में बात कर रहा है, एक वस्तु के बारे में बात कर रहा है, एक प्राणी के बारे में बात कर रहा है, या एक ही स्थान के बारे में बात कर रहा है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे व्यक्ति विशेष की मैं बात करूं तो अमित हो गया, सीता हो गया, कविता है, नरेंद्र मोदी जी हो गए, रामचंद्र जी हो गए, कामिनी है, शुभम, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वस्तु की बात करूं, जैसे रामायण है, आपने कह दिया पंखा, तो ये जातिवाचक है। लेकिन आपने कह दिया उषा पंखा, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। रीटा मशीन कह दिया, व्यक्तिवाचक हो गया। मशीन क्या है? जातिवाचक है, ठीक है। स्थान विशेष जैसे लखनऊ हो गया, गंगा है, ताजमहल है, आगरा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, ये सब क्या है? ये व्यक्ति विशेष है, सॉरी, स्थान विशेष है, मतलब ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र दुनिया में एक ही है, वेस्ट बंगाल दुनिया में एक ही है, उड़ीसा दुनिया में एक ही है, असम दुनिया में एक ही है, त्रिपुरा एक ही है, और भारत भी दुनिया में एक है, अमेरिका भी दुनिया में एक है, और अभी वेनेजुएला भी दुनिया में एक है, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब दुनिया में एक की बात करें। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का मतलब हो गया जो संपूर्ण जाति वर्ग का बोध कराता है, मतलब जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु, अवस्था अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक। वहां हमने क्या पढ़ा था? अमित, सीता, कविता, ऐसे। यहां देखो आ गया मनुष्य, आ गया लड़की, आ गया लड़का, आ गया घोड़ा, घोड़ी, मोर, क्या बोलते हैं, कोयल हो गया, शेर हो गया, क्या बोलते हैं आपका, कबूतर हो गया, और क्या कहते हैं, कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया। ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। जैसे पुस्तक है, पंखा है, मशीन है, ठीक है, ये सब जातिवाचक में आएंगे। पहाड़ है, नदी है, भवन है, शहर है, गांव है, विद्यालय है, देश है, ठीक है ना। यहाँ पे शब्द आता है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री है, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री है। राज्यपाल हो गया आपका, राज्यपाल, राज्यपाल हो गया। मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, ठीक है ना, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, नेता है, मंत्री है, नेता है, डॉक्टर है, वकील है, डॉक्टर है, वकील है। ये सब किस में आते हैं? बोलो सर, ये सब के सब आपके जातिवाचक में आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब जिसको आप केवल फील कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जिसको आप केवल फील कर सकते हो, मतलब किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख है, बचपन है, सुंदरता है, प्यार है, घृणा है, नफरत है, ईमानदारी है, बेईमानी है, ऐसे कई सारे शब्द। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, ये 5 प्रकार के शब्द में प्रत्यय लगाने से बनती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्द में प्रत्यय लगाने से बनती है, याद रखिएगा। जैसे जातिवाचक से भाववाचक बनती है, जातिवाचक से भाववाचक। जैसे आपका मनुष्य क्या है? जातिवाचक है। आपने यहाँ पे ता प्रत्यय लगा दिया, ये शब्द क्या बन जाएगा? आपको कोई शब्द बन जाएगा मनुष्यता। तो मनुष्यता ये शब्द क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बना। किससे बना? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। इसी तरह से सर्वनाम से भाववाचक बनती है। जैसे आपने कहा अपना, तो अपना क्या है? सर्वनाम है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने प्रत्यय लगा दिया अपन, ये शब्द क्या बन जाएगा? आप कहोगे सर अपनापन। आपने कहा मुझे आप में अपनापन लगता है, तो मैंने कहा बताओ भैया दिखाओ कितना अपनापन लगता है, तो आप दिखा नहीं पाओगे। मतलब अपनापन केवल फील किया जा सकता है। हालांकि ये अपना सर्वनाम है, पन लगा करके अपनापन बनाया। ये हो गया। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, पहचानने की ट्रिक।
ये भी बता दूंगा आपको पहचानने की ट्रिक भी बता दूंगा, इसको आसानी से शब्द को आप पहचान सकते हो कि कैसे पहचानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा इसे जान लीजिए, विशेषण से भी बनती है। जैसे आपने कहा यहाँ पे, मान लीजिए आपने कह दिया मीठा क्या है, विशेषण है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, आस प्रत्यय लगा दिया, ये क्या बन गया, आपको कहोगे सर मिठास बन गया। तो मिठास क्या है, आपको कहोगे सर मिठास जो है ये भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक है। इसी तरह से कुछ अव्यय पद आते हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे आपने कहा ऊपर क्या है, अव्यय है, यहाँ पे आपने ई प्रत्यय लगा दिया, ये क्या बन गया, आप कहोगे सर ये ऊपरी बन गया। तो ऊपरी क्या हो गया, बोलो सर ये भाववाचक संज्ञा हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पहचानने की ट्रिक, अगर आपको कुछ नहीं पता और आपको भाववाच्य पहचानना, तो याद रखिएगा ता है, त्वा है, हट है, वट है, पन है, ठीक है ना, पन है, आस है, आस। अगर ऐसे शब्द आपको मिल जाते हैं लास्ट में, जैसे सुंदरता हो गया, मनुष्यत्व हो गया, घबराहट है, ठीक है ना, घबराहट है, और क्या बोलेंगे, चुनाव, आव भी आता है, जैसे चुनाव हो गया आपका, मिठास हो गया, अपनापन हो गया, ऐसे शब्द जहां भी आएंगे वहां क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो। एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा भीड़ कह दिया, मेला कह दिया, मेला भी समूह का बोध करा रहा है, कक्षा है, पुलिस है, समिति है, फौज है, ठीक है ना, फौज कह दिया आपने, सेना कह दिया आपने, लश्कर कह दिया, लश्कर, ध्यान दीजिएगा, लश्कर हो गया, पंचायत हो गया, पंचायत है, ठीक है ना, सभा है, सभा हो गया, पंचायत हो गया, बाजार हो गया, जैसे बाजार है। अच्छा, बाजार के साथ समाज हो गया, समाज, समाज भी इसी में आ जाएगा, परिवार भी इसी में आ जाएगा। तो परिवार भी क्या है, बोलो सर ये भी समूहवाचक संज्ञा है। तो ऐसे शब्द जहां भी आ जाए, समिति है, ये सब समूहवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये जो समूहवाचक संज्ञा जब हम इनका बहुवचन में प्रयोग कर लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा का जब हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो ये जातिवाचक बन जाती है। जैसे आपने कह दिया सेनाएं, जैसे आपने कह दिया कक्षाएं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं जातिवाचक में, जैसे आपने कह दिया सेनाएं, ये क्या बन जाएगा, जातिवाचक बन जाएगा। आपने कह दिया कक्षाएं, कक्षाएं जातिवाचक बन जाएगा, कक्षा क्या है, समूहवाचक है। जैसे आपने कह दिया समितियां, आपने कहा समितियां, ये क्या बन जाएगा, बोलो सर ये जातिवाचक बन जाएंगे। जबकि ये किससे बने हैं, तो ये समूहवाचक से बने हैं। तो आपको ये भी पता चल गया समूहवाचक से जातिवाचक कैसे बनता है। उसके बाद अंत में आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में तीन बातें याद रखिएगा, कि कहीं पे द्रव, ठोस, ये सारी चीजें आ जाए, जैसे जहां पे लिक्विड वाली चीजें आ जाए, जहां पे गैस वाली चीजें आ जाए, और जहां पे आपको मतलब पदार्थ वाली चीजें आ जाए। जैसे आपने कहा जिन शब्दों में किसी पदार्थ या धातु का बोध हो, जैसे दूध है, घी है, सोना है, चांदी है, पानी है, सभी गैसेस भी आ जाएंगी, ठीक है। आपने कह दिया लोहा, जैसे आपने कहा लोहा है, इससे इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, लोहा है, लकड़ी है, लोहा है, लकड़ी है, और क्या बोलेंगे, तांबा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, सोना है, चांदी है, ठीक है ना। ये सब किस में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे। पानी आ जाएगा इसी में, जल आ जाएगा, घी आ जाएगा, दूध आ जाएगा, दही आ जाएगा। ये सब किस में आएंगे, बोलो सर ये सब के सब आपके जितने भी देख रहे हैं आप, ये सब किस में आएगा, बोलो सर सब इसी में आ जाएगा। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब के सब किस में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। संज्ञा छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इसको बहुत शॉर्ट तरीके से कवर करना चाहें तो, ठीक है। तो ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। मतलब स्पीड बेशक आपको ज्यादा लगी होगी, लेकिन प्रयास करूंगा मैं स्पीड कम रखूं, हल्का सा समय बढ़ा दूं, मतलब 10 से 15 मिनट कर दूं। स्वर संधि की आज बात करेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। देखिए, दीर्घ संधि में बीच में कहीं पे दीर्घ आ जाए, दीर्घ ई आ जाए, या ऊ आ जाए, या केवल री आ जाए, ठीक है ना, तो वहां क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। गुण संधि में ऊपर एक मात्रा लगी हो, ये वाली, या ऊपर ये वाली मात्रा लगी हो, मतलब ए और ओ से क्या बनता है, गुण संधि बनती, एक मात्रा ऊपर होगी, ठीक है। वृद्धि संधि की जब हम बात करेंगे, तो वृद्धि संधि में इन्हीं के गुणों में थोड़ी सी वृद्धि कर दो, मतलब ऊपर दो मात्राएं कर दो, ये वाली या ये वाली, मतलब ए और ओ वाली, ठीक है। अच्छा, जब आप यण संधि में आते हो तो आप देखते हो यण संधि में या से पहले आधा अधूरा अक्षर आता है, आधा वर्ण प्लस या फिर वा या फिर रा आएगा। अयादि संधि में ऐसे शब्द आएंगे, अय है, आय है, अव है, आव बीच में निकलेगा, जैसे नयन है, पवन है, नयन है, नायक है, पवन है, पावन है, नवीन है, पवित्र है, ऐसे शब्द आपके देखने को मिलेंगे। शब्द भी देखेंगे। जैसे दीर्घ संधि की बात करूं मैं, तो बीच दीर्घ आ जाएगा, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे निकलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपने कहा देवालय, तो देवालय में आप जब इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, देव प्लस आलय, मतलब यहाँ से आ निकाल लिया गया। देखिए ये कैसे बना है ये भी बताता चलूं, यहाँ से आ निकाला गया, यहाँ से दीर्घ आ निकाला गया, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, आपको सर दीर्घ बनेगा, मतलब ये क्या बन जाएगी, दीर्घ संधि बन जाएगी। यहाँ से देखो रवीश में, यहाँ से ई निकाला गया और यहाँ से दीर्घ ई निकाला गया, दोनों मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बनेगा। यानी ये बड़ी
ई की मात्रा यहाँ पे निकल रही है, तब ये रवीज क्या हो गया, ये भी दीर्घ संधि हो गया। भानुदय में आपने देखा भानु प्लस उदय मतलब यहाँ से आप ऊ निकालोगे और यहाँ से आप ऊ निकाल लोगे, दोनों मिल जाएंगे तो दीर्घ ऊ बना देंगे, ये क्या बन जाएगा, भानुदय बन जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी है, दीर्घ संधि। अब चलते हैं किधर, गुण संधि की ओर। गुण संधि में मैंने क्या बताया, ऊपर एक मात्रा ये वाली या फिर ये वाली ए और अ वाली, ठीक है, या बीच में अर भी आपका निकलता है, अर निकलता है, री से बनता है। अब जैसे यहाँ पे आपने कहा सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र बनता है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखो यहाँ से आ निकलता है और यहाँ से ई निकलेगा। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर ये ए बन जाएगा। ये क्या बनेगा, आप कहोगे सर ए बनेगा, इसकी मात्रा चढ़ जाएगी ऊपर, सुरेंद्र बन जाएगा, एक की मात्रा आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, पहचानने की ट्रिक जरूर समझिएगा, क्योंकि पहचानना एटलीस्ट सीख जाओगे यहाँ से। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, देखो आ निकलेगा, रा में से जब तोड़ोगे और इधर ऊ आ जाएगा, दोनों को मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, आपको सर ये ओ बन जाएगा, ओ की मात्रा आ गई, मतलब पर प्लस उपकार जब मिल जाएगा तो परोपकार बन जाएगा। यहाँ देखो ओ की मात्रा निकल रही है। ठीक है, फिर क्या करा, महर्षि, यहाँ पे थोड़ा समझने वाला है। जैसे यहाँ से तोड़ा आपने आ और यहाँ से तोड़ा तो ये री आ जाएगा। जब दोनों ही आपस में मिलेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे अर बन जाएगा, आधा ऐसे अर बनेगा, और जब जोड़ेंगे तो ये महर्षि हो जाएगा। मतलब यहाँ री अर्थात रेप निकल रहा है, यहाँ देखो रा निकल रहा है तो रेप की मात्रा यहाँ पे निकल रही, तो ये रेप ऊपर लग जाएगा महर्षि। तो जहाँ पे ऐसे महर्षि हो गया, राजर से हो गया, सप्तर से हो गया, ऐसे शब्द मिलेंगे वहां क्या होगा, आपका गुण संधि होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपका वृद्धि संधि। तो गुणों में थोड़ी सी वृद्धि कर दिया, मतलब ऊपर दो मात्रा ये वाली लगा दी या फिर ये वाली लगा दी, तो ये क्या हो गई, वृद्धि संधि हो गई। गुण संधि का बड़ा रूप, ऊपर दो मात्राएं हो, देखिए जहां भी ठोक दीजिए, जैसे ए और ए वाली मात्रा, ओ वाली मात्रा हो, जहां पे वृद्धि संधि हो जाएगा। जैसे आपने कहा एक और एक, अब इसको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, आ निकाल दोगे और यहाँ से ए निकलेगा, दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, आपको सर ए बन जाएगा, मतलब ऊपर दो मात्रा ऐसे आ जाएंगी, तो ये एक ऐसे बन गया। महोज लिखा हुआ, यहाँ से दीर्घ आ निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, आपको सर यहाँ से ओ निकलेगा, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आपको सर अ बन जाएगा। जहां भी ऊपर आपको अ की मात्रा, दो की मात्रा दिख जाएगी, क्या हो जाएगा, आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि संधि के दोनों नियम हो गए। यण संधि में मैंने क्या बताया, या से पहले आधा अधूरा अक्षर जहां मिल जाए, वा से पहले आधा अधूरा अक्षर मिल जाए, या रा के साथ में आधा अधूरा अक्षर मिल जाए, तो वहां क्या होता है, वहां पे आपका यण संधि होता है, ध्यान रखिएगा। हर एक हो, जैसे प्रत्येक है आपका, क्या बोलते हैं, नद्यागम है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। यहाँ पे आप देखोगे जैसे लिखा है अत्यावश्यक, तो इसको जब आप तोड़ोगे यहाँ से क्या निकलेगा, आपको सर यहाँ से निकलेगा अति, और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आवश्यक, आवश्यक आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ई निकल के आएगा और यहाँ से दीर्घ आ जाएगा। तो ई किस में बदल जाता है, ई या में बदल जाता है और इसकी मात्रा इस पे चढ़ जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे या बन जाता है अत्यावश्यक में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ई का योग अलग स्वर से होता है। तो अभी तो केवल पहचानने का आप सीख लीजिए, ये क्या बन जाएगा, अत्यावश्यक बन जाएगा। देखो या से पहले आधा अधूरा अक्षर, दिव्यागमन आपने कह दिया, या से पहले आधा अधूरा अक्षर हो गया। उसके बाद पितराज्ञा, तो जहां भी आपको बीच में त्रा मिल जाए, ठीक है ना, ता और रा मिल रहा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे ऐसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा पित्र, और उसके बाद इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ से निकलेगा पित्र, और इधर क्या आ जाएगा, आपको सर इधर आज्ञा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से री आएगा और यहाँ क्या आता है, यहाँ कोई अलग स्वर हो तो ये री रा में बदल जाता है। ठीक है, तो ये पित्राज्ञा बन जाएगा आपका। ये भी क्या है, आपका यण संधि का उदाहरण है। तो या से पहले आधा अधूरा अक्षर हो या वा से पहले कहीं पे आधा अधूरा अक्षर आ जाए, तो वहां क्या होता है, बोलो सर वहां पे आपका ये हो जाता है। जैसे वा से पहले यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। जैसे शब्द आ गया अन्वेषण, शब्द आ गया अन्वेषण, तो ये देखो वा से पहले आधा अधूरा अक्षर है, इसका मतलब ये क्या बन गया, इसका मतलब ये आपका यण संधि बन गया। इसको जब तोड़ोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा अनु और उसके बाद आ जाएगा ईषण। तो ये भी शब्द ऐसे याद रखिएगा, वा से पहले जहाँ आधा अधूरा अक्षर हो। ठीक है, अयादि संधि में बीच में अय निकलेगा, जहां भी निकल रहा हो, आय निकल रहा हो, अव निकल रहा हो, आव निकल रहा हो। जैसे कह रहा है नयन में, तो नयन में आप जब तोड़ोगे तो नय प्लस अन हो जाएगा, नयन हो गया, नायक हो गया, पवन हो गया, पावक हो गया, नवीन हो गया। जीडी वगैरह में ऐसी छांटने को आएगा कि इसमें से कौन सी संधि है, तो यहां से आप इस क्लास से आप संधि छांटने को आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस करते हैं, हल्की सी टाइम है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पूछ रहा है धरेश में कौन सी संधि होगी, अगर आपसे पूछे कौन सी संधि, तो ऊपर एक मात्रा टंगी है, मतलब ये क्या हो जाएगी, आपको सर गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि का पहला नियम लगा हुआ है। इसको जब तोड़ोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे धरेश लिखा हुआ है, एक संधि करके सिखा देता हूँ आपको। इसको तोड़ोगे धन निकलेगा, हलंत लगाओगे, यहाँ से एक ही मात्रा आएगी, उसके बाद जो बचा ऐसे लिख देना। ये कब बना होगा, आप कहोगे सर इधर आ और आ में से कोई एक रहा होगा, ठीक है, और इधर आपका ई और ई में से कोई एक रहा होगा। तो इसको इसके साथ ले जाओगे, क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर धरा बनेगा, और इधर क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ ले जाओगे तो ईस आएगा, तो धरा प्लस ईस प्राप्त हो जाएगा। तो धरा ईस कहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सर ये लिखा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। ठीक है,
इसी तरह से आप देखेंगे तो स्वाल्प आता है, इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे स्वाल्प वा से पहले आधा अधूरा अक्षर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे यण संधि। कौन सी संधि है, तो संधि पहचानने को आ गई, मतलब आप यण संधि कह दोगे, इसको जब तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, सु निकल के आ जाएगा और प्लस अल्प निकल के आएगा। तो कहाँ पे लिखा हुआ है, आप कहोगे सर सु प्लस अल्प, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन पहचान में कौन सी है, ये यण संधि है। क्यों, क्योंकि वा से पहले आधा अधूरा अक्षर लगा हुआ है। इसी तरह से देखो या से पहले आधा अधूरा अक्षर लगा है, इसको तोड़ोगे क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर इति आएगा और उसके बाद आदि आ जाएगा, इत्यादि बनेगा। लेकिन है कौन सी संधि, तो आप कहोगे सर ये यण स्वर संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। कैसे पहचाना यण स्वर संधि है, तो आप कहोगे सर या से पहले आधा अधूरा अक्षर है। तो इति प्लस क्या हो जाएगा, इति प्लस आपका आदि बन जाएगा। इति प्लस क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर इति प्लस आदि बन जाएगा। उसके बाद कह रहा शुभेच्छा। अब इसमें पूछे कौन सी संधि, तो ऊपर एक मात्रा टंगी हुई है, आप तुरंत कह दो भैया यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, इसको जब तोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा, शुभ प्लस इच्छा निकल के आ जाएगा। क्या निकलेगा, आप कहोगे सर शुभ प्लस इच्छा निकल के आ जाएगा। शुभ प्लस इच्छा, यहाँ से देखो आ निकलेगा और यहाँ से ई निकलेगा, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा कि एक एक का संधि विच्छेद हमने किया ही था, एक प्लस एक हो जाएगा। कौन सी संधि है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आपकी वृद्धि संधि। ठीक है, यहाँ कौन सी, आप कहोगे सर वृद्धि संधि है। सत्यार्थ की बात कर रहा है, या किसकी बात कर रहा है, आप कहोगे सर सत्यार्थ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे सत्यार्थ में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको जब तोड़ोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, आप कहोगे सर सत्य निकलेगा और इधर क्या आएगा, अर्थ आएगा। अब देखो कैसे पहचाना, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे या में आ का डंडा आ रहा है, बीच में संधि हो रही है, यहाँ से आ निकलेगा और यहाँ से भी आ निकलेगा, दोनों मिलकर के दीर्घ आ बना देंगे। यानी ये कौन सी संधि है, तो आप कहोगे सर ये दीर्घ संधि का उदाहरण। ठीक है, तो सत्य प्लस अर्थ कहाँ पे लिखा हुआ है, आप कहोगे सर यहाँ पे लिखा है, आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। इसी तरह से रत्नाकर है, अब देखो यहाँ पे दीर्घ आ गया, तो ये कौन सी संधि हो गई, आप कहोगे सर ये दीर्घ संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई है। रत्न प्लस आकर आपका निकल आएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, आपका ये वाला राइट हो जाएगा, ए वाला आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो सूर्योदय, ऊपर कौन सी मात्रा है, ऊपर एक मात्रा है, यानी कौन सी संधि हो गई, आप कहोगे सर गुण संधि हो गई। सूर्य प्लस उदय, आंसर आपका राइट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या कर दोगे, राइट कर दोगे। हो सकता है यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। धातुष्मा में पूछ रहा है कौन सी संधि होगी, देखो यहाँ पे दीर्घ उ की मात्रा आई है, तो जहां पे दीर्घ उ की मात्रा है, जैसे आपने कहा धातु प्लस ऊष्मा, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, यहाँ से उ निकलेगा लघु और यहाँ से दीर्घ उ, यहाँ भी लघु उ निकलेगा, दोनों मिलेंगे तो दीर्घ उ बन जाएगा। तो जो दीर्घ उ आता है वहां कौन सी संधि होती है, आपको सर दीर्घ संधि होती है। सी वाला आंसर क्या बनेगा, राइट बनेगा। बोलो सर वह विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कह रहा समीर बालक है, अब देखिए चूंकि बालक की विशेषता बताई जा रही है, तो बालक क्या हो जाएगा, बालक आपका विशेष्य होगा। विशेष्य किसे कहा जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। अब बालक की विशेषता क्या बता रहा है कि वो साहसी है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जैसे दूध की विशेषता बताई जा रही है कि दूध कैसा है, 10 लीटर है। मित्र की विशेषता बताई जा रही कि मित्र कैसा है, 4 मित्र है। और घर की विशेषता बताई जा रही कि यह घर कैसा है, यह घर। अब देखिए ये जो विशेषण हो गए ना आपके, अगर आप देखोगे तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, आपको सिर्फ विशेषण के 4 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। भेद आपके यहीं से निकल के आ जाएंगे। सबसे पहला आपका कौन सा हो गया, सबसे पहला आपका गुणवाचक हो गया। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आपका परिमाणवाचक हो गया, जहां नापतोल हो वहां क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो संख्या की बात कर रहा है, तो जहां गिनने की बात करें वहां आपका संख्यावाचक विशेषण होता है, और जहां पे सर्वनाम आ जाए वहां क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे कितने विशेषण हो गए, आप कहोगे सर 4 भेद होते हैं विशेषण के। कितने भेद हो गए, 4 भेद हो गए। एक एक करके बढ़िया से पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या कहता है, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण हो गया, दोष है, रूप है, रंग है, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोलते रहते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा प्यारा सा है। मोहन एक ईमानदार लड़का है, लड़के की विशेषता क्या बता रहा है, ईमानदार है। अब देखो इसको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, ना इसे गिना जा रहा है, ना तौला नापा जा रहा है, ना यहाँ विशेषण है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। लड़की की विशेषता क्या बता रहा है कि वो समझदार है। अंगुलीमाल क्रूर डाकू था, डाकू की विशेषता क्या बता रहा है कि वो क्रूर था। और लड़के की विशेषता क्या बता रहा है कि वो दुबला है। तो ये क्या हो गया, बोलो सर ये गुणवाचक विशेषण हो गए, जैसे काला है, पुराना है, भला है, छोटा है, मीठा है, देसी है, पापी है, धार्मिक। ठीक है, फिर आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। देखिए वैसे तो संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, जहां पे ट्रिक इसकी ये है कि जहां पे गिनने की बात करें वहां संख्यावाचक विशेषण होगा। इसके 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से भेद, पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, दूसरा निश्चित संख्यावाचक।
ये कहता है कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, कुल मिला के ये संख्या का बोध कराएंगे, मतलब गिनने की बात करेगा। अब ये दो प्रकार से गिनते हैं, या तो एग्जैक्ट वैल्यू बता करके गिनते हैं या फिर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते। जैसे क्या कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, अब बच्चों की विशेषता क्या है, यहाँ पे बच्चों की विशेषता बता रहा है कुछ, मतलब गिन सकता है लेकिन गिना नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ बता रहा है 10 में 15 में 20 या निश्चित हो गया। कुंभ में असंख्य लोग थे, लोग क्या है विशेष से, लोगों की विशेषता बता रहा है असंख्य लोग हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है। चीजों की विशेषता बता रहा है कई चीजें, मतलब गिन सकता है 10-15 चीजें होंगी लेकिन यहाँ गिन नहीं रहा है, कह रहा कई चीजें हैं, मतलब ये संख्यावाचक तो है लेकिन अनिश्चित है, निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, निश्चित वैल्यू नहीं बता रहा। यहाँ क्या कह रहा है, निश्चित संख्यावाचक में कह रहा है विद्यार्थी की विशेषता क्या है, वो 40 है, देखो एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा दोनों भाइयों, भाई की विशेषता क्या है कि वो दोनों है, और लड़की की विशेषता क्या है दूसरी है, और देश की विशेष बालक की विशेषता क्या है कि हर एक बालक, देश का हर एक बालक, बालक की विशेषता क्या है हर एक। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 40 है, यहाँ पर दोनों है, यहाँ दूसरी, यहाँ हर एक है, इसका मतलब इसमें भी कुछ खेल। तो ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है ना, इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं थोड़ा स्पीड में समझेंगे, बाकी पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे, ये वीडियो 15 से 20 मिनट हो सकती है, ठीक है। देखिए एक होता है आपका गणनावाचक, इसके निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद हो गए आपको सर, 5 भेद हो गए। वो 5 भेद कौन कौन से, एक है गणनावाचक जिसमें गिनने की बात करता है 1 2 3 4 5, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक, जिसमें राउंड फिगर में बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 50 1000 1000 1000 2000 100 200 ऐसे करके वो गणनावाचक हो गया पूर्णांक। उसके बाद एक अपूर्णांक होता है जिसमें राउंड फिगर नहीं बताता है, जैसे आपसे कह दिया 3.5 2.25 पौने 5, ठीक है ना, पौने 2 ऐसे कह देगा, इसको डिटेल में भी हम समझेंगे। खैर उसके बाद आता है क्रमवाचक। क्रमवाचक जहां पे क्रम की बात करें, जैसे पहला दूसरा तीसरा पांचवा छठा सातवां, जैसे इंग्लिश में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं। आवृत्तिवाचक में जहां भी आपको गुना मिल जाए, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना 15 गुना, तो जहां भी आप देख रहे होंगे गुना हो वहां क्या हो जाएगा, आवृत्ति होता है। आवृत्ति मतलब गुना की बात करता है। समुदाय बोधक में समूह की बात करता है, जैसे दोनों हो गए, चारों भाई हो गए, पांचों लोग हो गए, तीनों लड़के हो गए, सातों आदमी हो गए, जैसे सन्नी देओल कहता है ना, सातों को एक साथ मारूंगा, सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा। तो भाई की विशेषता क्या होगी कि वो सातों है, ये क्या है समुदाय बोधक है। फिर आता है प्रत्येक बोधक, हर एक हो गया, एक एक हो गया, जैसे आपने कहा एक एक को प्रसाद मिलना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ एक एक करके डिटेल में। जैसे गणनावाचक के कितने भेद बताए मैंने, गणनावाचक के 2 भेद होते हैं, आप देखोगे एक हो गया पूर्णांक बोधक, एक हो गया अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में जहां पे राउंड फिगर बताए, मेरे पास 2 पेन है, पेन की विशेषता क्या बता रहा है 2 है, कक्षा में 50 छात्र है, छात्र की विशेषता क्या बता रहा है कितने हैं 50 है, इसका मतलब ये राउंड फिगर बता रहा है, ये पूर्णांक बोधक हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे राउंड फिगर नहीं बताएगा, कह रहा कि जेब में 3.5 रुपए, तो 300 रुपए, रुपए की विशेषता बता रहा है 350, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मतलब एग्जैक्ट तो बता रहा है लेकिन राउंड फिगर नहीं बता रहा, 2.25 3.5 ऐसे लगा देगा उसने, 2.25 रुपए, रुपए की विशेषता क्या बता रहा है 2.25, इसका मतलब ये क्या है, ये अपूर्णांक बोधक है ये दोनों गणनावाचक। आगे बढ़ते हैं। क्रमवाचक में मैंने बताया पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा प्रथम तृतीय चतुर्थ ऐसे करके फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला इंग्लिश में जो आता है। अनिल पहला विद्यार्थी, तो विद्यार्थी की विशेषता क्या बता रहा है, कैसा विद्यार्थी है, आप कहोगे पहला विद्यार्थी। इसकी लड़की की दूसरा लड़का, लड़की की विशेषता क्या बता रहा है दूसरा, तो दूसरा क्या हो गया बोले, ये संख्यावाचक है, कौन सा है क्रमवाचक है, क्रम की बात कर रहा है, ये आपका गुणवाचक है लेकिन यहाँ पे क्रमवाचक है। तो ये आपका क्रमवाचक हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे आपने कहा 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया, तो अनुसूची की विशेषता क्या बता रहा है 8वीं अनुसूची। जैसे आपने कहा संविधान के 17वें भाग में भाषा का जिक्र किया जाता है, तो भाग की विशेषता बता रहा है कौन सा भाग है, आपको सर 17वां भाग है, तो 17वां है 18वां है 16वां है 8वीं है 9वीं है 10वीं है, ये भी क्या है आपके क्रमवाचक में ही आएंगे। क्वेश्चन आता है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में मैंने बोला गुना की बात करेगा, तो जैसे 2 गुना है 3 गुना है 4 गुना है 10 गुना है, तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात होता है, ध्यान रखिएगा किसका, आधिक्य का, मतलब गुना करेगा, इतना ध्यान रखिएगा। फिर मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, तो काम की विशेषता क्या बता रहा है चौगुना का। फिर गोपाल तुमसे दुगुना मोटा है, कितना मोटा है, गोपाल की विशेषता बता रहा है दुगुना मोटा है, यानी यहाँ जो दुगुना मोटा हो गया ना, ये जो दुगुना है ये आवृत्तिवाचक की बात कर रहा है, तो गिनने की ही बात कर रहे हैं, समझ गए होंगे आप। उसके बाद क्या समुदाय बोधक, जैसे पांचों हो गया, दोनों हो गया, सातों हो गया, तो सन्नी देओल कहता भी है सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा, तो अगर कह दिया सातों भाइयों, तो सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा, यानी कि भाइयों की विशेषता क्या है कि वो सातों है, ये समुदाय का समूह का बोध करा रहा है।
राम ने दोनों पेड़ काट लिए। पेड़ की विशेषता क्या है कि दोनों पेड़ में, ये समुदाय में बोध करा है। उसने सरलता से सातों समुद्र पार कर दिए। तो समुद्र की विशेषता क्या है कि सातों समुद्र पार कर दिया। हनुमान जी ने, आपने देखा होगा। इसका मतलब ये क्या है, बोलो सर, ये समुदाय बोध है। उसके बाद आता है प्रतीकवाचक, जो अनेक वस्तुओं में हर एक का बोध कराता है, उसे प्रतीकवाचक कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो, व्यक्ति की विशेषता क्या बता रहा है, प्रत्येक व्यक्ति। नेता की विशेषता बता रहा है हर एक नेता। अपराधी की विशेषता बता रहा है हर एक अपराधी। अब जो बच्चे जेडी वाले हैं, उनके लिए एक विशेष सूचना ये है कि प्रतीकवाचक को ही भिन्नार्थक, क्या बोलते हैं, भिन्नतावाचक कहा जाता है। इसी को भिन्नतावाचक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रतीकवाचक को ही भिन्नतावाचक भी कहते हैं। अगर एग्जाम में बन जाए तो गलत मत करके आइएगा। आगे आते हैं, परिमाणवाचक आता है। परिमाणवाचक विशेषण में क्या करता है, यहाँ नापतोल की बात करता है। मतलब यहाँ पे संज्ञा को नापतोल रहा होगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा को विशेषकर नापता तोलता है यहाँ पे। जैसे इसके भी दो भेद होते हैं, अगर इसको पढ़ोगे इसके भी आपके दो भेद होते हैं, याद रखिएगा। दो भेद कैसे बताऊंगा, देखिए। तेरा मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण या नाप तौल की बात करते हैं, बस इसको पकड़ के रखिएगा। देखिए, कपड़ा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा कह रहा है कितना कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा नाप रहा है। दूध की विशेषता क्या बता रहा है, 10 लीटर दूध नाप रहा है। आम की विशेषता क्या बता रहा है, 2 किलो आम। अब इसमें चाहे किलो में नापे, मिलीमीटर में नापे, मीटर में नापे, किलोमीटर में नापे, जैसे भी नापेगा, नापतोल की बात करेगा, हो सकता है गज में नाप लेंगे। जैसे कह दिया 10 गज जो है कपड़ा, या 10 गज मलमल, या 2 गज जमीन के लिए लोग परेशान है, ऐसे करके। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है भैया, 2 किलो आम, 10 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा। मतलब ये क्या है, आपको सर ये निश्चित परिमाणवाचक। ये क्या है, आपको सर ये निश्चित परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ देखो, तेरा घर में बहुत अनाज है। अब देखिएगा, अनाज की विशेषता क्या बता रहा है, बहुत अनाज। हो सकता है 10 कुंटल हो, 1 कुंटल हो, 2 कुंटल हो। दूध की विशेषता क्या बता रहा है, कई लीटर दूध। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे ये कौन सा विशेषण है, तो आपको होगा सर ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये कैसा है, आपको होगा सर ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब विशेषण के जो परिमाणवाचक विशेषण है उसके भी दो भेद हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है संकेतवाचक, या इसको सारनामी विशेषण के नाम से हम जानते हैं। इसकी एक बड़ी सुंदर सी ट्रिक होती है, वो मैं लिख करके बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक हमेशा लिख करके ही बताई जाती है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है जरा समझिएगा। हिंदी में लिख देता हूँ यह ट्रिक। देखिए, इसकी बड़ी प्यारी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी सर्वनाम के ठीक बाद, मान लो ये सर्वनाम है, सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ जाए, या सर्वनाम के ठीक बाद स्वयं सर्वनाम आ जाए, ऐसी कंडीशन में ये जो सर्वनाम होता है ना, ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। कैसे, जैसे आपने कहा वह फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलो, वह फुटबॉल खेलो। अब देखिएगा, यहाँ पे ये जो वाह है ये क्या है, सर्वनाम है, और ये जो फुटबॉल है ये क्या है, संज्ञा है। मतलब ये वाह क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बनेगा। यही ट्रिक है। तो सार्वनामिक विशेषण को पहचानने की शानदार ट्रिक। इस सर्वनाम है, गेंद संज्ञा है, इस क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। पुस्तक संज्ञा है, ये उस क्या है, सर्वनाम है, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। ये सर्वनाम है, उसके ठीक बाद क्या है, देखो उसके ठीक बाद संज्ञा है। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण होने का। वाह कौन गा रहा है, देखो यहाँ सर्वनाम है और यहाँ भी सर्वनाम है। ये भी तो कह रहा है सर्वनाम के ठीक बाद सर्वनाम आ जाए, मतलब ये वाह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि सर्वनाम के ठीक बाद अगर सर्वनाम आ गया तब भी सार्वनामिक विशेषण होगा, ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम नहीं आएंगे। और अगर गिनने की बात होगा तो वो संख्यावाचक में आएगा, नापने तोलने की बात होगी तो वो परिमाणवाचक में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद भी 4 भेद हो गए आपके विशेषण के, चारों भेद हमने पढ़ लिए। अब कुछ अलग से आते हैं, जैसे आता है एक प्राविशेषण। अब ये प्राविशेषण क्या होता है, प्राविशेषण ये होता है कभी कभी विशेषण की भी विशेषता लोग बताने लगते हैं। मतलब विशेषण की भी विशेषता बताने लगते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं। यहाँ पे आपने कहा अर्जुन, अर्जुन क्या है, अर्जुन की विशेषता बताई जा रही कि अर्जुन क्या है, वीर है। मतलब ये वीर क्या हो गया, बोल सर ये विशेषण हो गया। अब अर्जुन की विशेषता बताई जा रही, अर्जुन क्या है, ये विशेष है। और इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि भैया वो वीर है। वीर क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन यहाँ पे वीर की भी विशेषता बता रहा है कि भैया वीर कैसा है, तो मेरा बहुत वीर है। यानी ये जो बहुत शब्द हो गया ये क्या बन जाएगा, आपको सर ये प्राविशेषण बनेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए। तेरा गहरा हरा रंग मुझे अच्छा लगता है। अब रंग क्या है, देखो रंग क्या है, विशेष से है। ठीक है, इसकी विशेषता बता रहा है कैसा हरा, तो वगैरह। भाई रंग की विशेषता क्या है, आपको सर रंग की विशेषता है कि ये हरा है, तो हरा क्या हो गया, बोले सर हरा विशेषण हो गया। ठीक है साहब। और हरे की भी विशेषता बता रहा है कैसा हरा, गहरा हरा, मतलब ये क्या हो गया, आपको सर ये प्राविशेषण हो गया। इसी तरह से आप देखोगे
स्वादिष्ट क्या है? विशेषण है। और स्वादिष्ट की विशेषता बता रहा है अत्यंत स्वादिष्ट, ये क्या है? विशेषण बन गया, प्रविशेषण बन गया। ठीक है, कह रहा कमजोर है, ये विशेषण है, लेकिन कितना कमजोर? कह रहा थोड़ा कमजोर, तो कमजोर की विशेषता बता रहा है कि थोड़ा कमजोर, ये भी क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। तो उम्मीद है आपको प्रविशेषण भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी को? चलिए, तो जो इंपॉर्टेंट था, एक चीज और इंपॉर्टेंट है खासकर जीडी वालों के लिए, यूपी कांस्टेबल में तो मे भी ना पूछे, व्यक्तिवाचक विशेषण को किसे कहते हैं? जैसे लखनऊ से लखनवी बना दिया, गुजरात से गुजराती, पंजाब से पंजाबी, बनारस से बनारसी, लखनऊ से लखनवी, इलाहाबाद से इलाहाबादी, जापान से जापानी, बिहार से बिहारी बना दिया आपने, अमेरिका से अमेरिकी बना दिया, चाइना से चीन से चीनी बना दिया आपने, रूस से रूसी आपने बना दिया। ये सब व्यक्तिवाचक विशेषण आते हैं। अगर व्यक्तिवाचक ऑप्शन में ना हो तो स्थानवाचक करिएगा, और स्थानवाचक भी अगर ना हो तो गुणवाचक करिएगा। रचना के आधार पर हम देखते हैं तो वाक्य के तीन भेद मिलते हैं। कितने भेद मिलते हैं? तीन भेद मिलते हैं, जिसमें आपका एक सरल वाक्य रहता है, साधारण वाक्य रहता है, एक आपका संयुक्त वाक्य रहता है, और उसके बाद आप देखोगे तो एक आपका मिश्र वाक्य रहता है। ठीक है, कौन सा रहता है? मिश्र वाक्य रहता है। और इधर अगर आप देखोगे अर्थ के आधार पे तो 8 भेद अर्थ के आधार पे रहते हैं। तो हम आज किसको देख रहे होंगे? हम आज 3 भेद देख रहे होंगे प्रयोग और संरचना के आधार पे। अगर हम प्रयोग और संरचना के आधार पे की बात करूं तो मैंने कहा 3 भेद होते हैं, और यहाँ पे पूरा ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे। देखिए होता क्या है, जब हम संयुक्त वाक्य की बात करते हैं तो संयुक्त वाक्य में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। सर ये कहां शब्दों का प्रयोग होता है? तो आप कहोगे देखिए दो उपवाक्यों के बीच में, मान लीजिए एक उपवाक्य ये है और एक उपवाक्य आपका ये है, दो उपवाक्यों के बीच में जब कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं जैसे और है, इसलिए है, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, अथवा, वहां क्या होता है? वहां पे हमेशा संयुक्त वाक्य होता है, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे ही अगर दो उपवाक्यों के बीच में जहां पे भी की आ जाए, क्या आ जाए? अगर आप देखोगे की आ जाए या फिर क्यों की आ जाए, कहीं पे भी आपको क्यों की मिल रहा हो, देखो की है, जहां पे आपको ताकि मिल रहा हो, या ऐसे शब्द मिल जाए जो है, जो, सो, जैसा वैसा, जितना उतना, जिन्हें उन्हें, जितना उतना, यद्यपि तथापि, यदि तो, अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ऐसे शब्द जहां भी मिलेंगे वहां क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। अच्छा साहब, साधारण वाक्य की अगर हम बात करें तो साधारण वाक्य में ऐसे कोई भी अव्यय नहीं आते हैं। साधारण वाक्य में और, किंतु, परंतु, तथा ऐसे कोई भी शब्द नहीं होते हैं। इन्हीं पे आधारित पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके होंगे, और आज हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, यहां पे सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। तो अगर मैं साधारण वाक्य की बात करूं तो साधारण वाक्य में एक चीज और ध्यान रखिएगा। देखिए वाक्य की अगर हम बात करें तो वाक्य के अंग की बात करें, वाक्य के दो अंग होते हैं। ठीक है, एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम उद्देश्य कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपका बन जाता है कि वह उद्देश्य किसे कहा जाता है? तो देखिए वाक्य में जो कर्ता होता है या जो कर्ता का विस्तारक होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और वाक्य में जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और विस्तृत देखें तो वाक्य में जो कर्ता होता है वो तो उद्देश्य होता है, लेकिन कर्ता के बारे में जो भी बात कही गई है उस पूरी बात को हम क्या मानते हैं? विधेय मानते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे देखूं तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे यहां पे क्या है? खेलने का काम कर रहे हैं, बच्चे क्या हो जाएंगे? कर्ता हो जाएंगे। ठीक है, और क्या खेल रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं, ये पूरा क्या हो जाएगा भाई? खेल रहे हैं, ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो ये क्रिया का विस्तारक है मैदान में। तो ये बच्चा क्या हो गया? बोलो सर बच्चा तो उद्देश्य हो गया, और बच्चे के बाद मतलब कर्ता के बाद जो भी बात है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? एक विधेय हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। अब ये हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे सरल वाक्य के एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब सरल वाक्य में एक बात आपको अपने माइंड में याद रखनी है कि कहीं भी और, किंतु, परंतु, तथा, एवं, क्योंकि, की, इसलिए, जो, सो ऐसे कोई भी शब्द नहीं आते हैं। कह रहा विजय किताब पढ़ता है, देखो विजय करता है, किताब पढ़ रहा है। अब करता क्या है? उद्देश्य हो गया। ये सब क्या हो गया? बोलो सर ये विधेय हो गया। लड़का मैदान में दौड़ता है, दौड़ता है, मैंने लड़के को बुलाया, बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं, वह कल दिल्ली जाएगा, सूरज पूरब से निकलता है। तो अगर उद्देश्य की बात करें तो यहाँ सूरज है, यहाँ वह है, यहाँ बच्चे हैं, मैंने है, लड़का, ये उद्देश्य है, और ये जो है ये पूरे क्या है? ये आपके विधेय। ठीक है, तो उद्देश्य और विधेय जरूर याद रखिएगा। अगर बाई चांस कभी पूछ लेता है तो आप एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका संयुक्त वाक्य। मैंने आपको क्या बताया? संयुक्त वाक्य की ट्रिक यही है कि जहां भी आपको दो उपवाक्यों के बीच में मतलब एक उपवाक्य हो गया, दो उपवाक्यों के बीच में ऐसे शब्द मिल जाए, और, किंतु, परंतु, तथा, एवं, लेकिन, अथवा, ऐसे शब्द, वहां संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन अब थोड़ा सा संयुक्त वाक्य के बारे में और जान लीजिएगा। देखिए संयुक्त वाक्य क्या कहता है? एक से अधिक उपवाक्य होंगे। देखो एक उपवाक्य है, एक उपवाक्य हो गया, दो उपवाक्य हो गए, दो से अधिक भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पे भी लेकिन लगा दिया, एक उपवाक्य और बना दिया, ये स्टेटमेंट सही हो गया।
सभी वाक्य कैसे होते हैं? साधारण होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक साधारण वाक्य से मिलकर के आपका संयुक्त वाक्य बनता है। अच्छा, जैसे मैंने कहा मोहन खेल रहा है और राम पढ़ रहा है, तो ये देखो ये भी साधारण वाक्य है और ये भी साधारण वाक्य है, दो साधारण वाक्य से मिलकर के आपका संयुक्त वाक्य बन गया। श्याम लिख रहा है, ये भी साधारण वाक्य है। कह रहा सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब ये हो गया कि ये परिभाषा है ना, इसलिए आपको बताना जरूरी है। स्वतंत्र का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए हमने थोड़ी देर के लिए इस वाक्य को मिटा दिया, हटा दिया, इस वाक्य को हटा दिया, तो देखो इस वाक्य पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, या तो इधर देखिए, इसका इधर भी अगर आप हटा दोगे, मतलब हम मान लीजिए हमने यहां से हटा दिया, तो क्या इधर वाक्य पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जितने भी वाक्य हैं ना, जो दो या दो से अधिक उपवाक्यों से मिलकर के बना है, ये उपवाक्य कैसे? ये स्वतंत्र उपवाक्य हैं। तो ये भी बात याद रखिएगा। लेकिन आपको केवल एक बात याद रखनी है, कि सिर्फ एक ही बात याद रखनी है अगर आपको एग्जाम सॉल्व करना है, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, कि संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्यों के बीच में, जैसे एक उपवाक्य है, एक उपवाक्य है, दो उपवाक्यों के बीच में और, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, या, अथवा, तथा, एवं, परंतु, ऐसे शब्द आपके मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं। उसकी तबीयत खराब थी इसलिए उसका ध्यान रखूंगा। देखो एक उपवाक्य है, एक उपवाक्य हो गया। फिर कह रहा मुझे भीड़ में चलना पसंद नहीं इसलिए मैं अकेले चलता हूं। मैंने उसे पुस्तक दी और वह चला गया। अपना काम भी करो तथा दूसरों की सहायता भी करो। मैंने खाना खाया और सो गया। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। उसके बाद क्या कह रहा, जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे। फिर कह रहा पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई। तो आप देख रहे होंगे बीच में और, परंतु, तथा, एवं, अथवा ऐसे शब्द आपको मिल रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आंख बंद करके ठोक सकते हो। ठीक है, यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, सब में पूछा जाता है। उसके बाद आप देखोगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की ट्रिक मैंने आपको बताई। जहां भी दो उपवाक्यों के बीच में, या अगर ऐसा शब्द आ जाए, की आ जाए, क्यों की आ जाए, ताकि आ जाए, या फिर जो स्टार्ट होगा जो सो, जैसा वैसा, जितना उतना, यद्यपि, तथापि, ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, ऐसे शब्द आएंगे। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये प्रधान उपवाक्य है, गांधी जी ने कहा कि, और जो प्रधान उपवाक्य होता है वो सरल उपवाक्य होता है, सरल वाक्य होता है। तो गांधी जी ने कहा कि ये प्रधान उपवाक्य। अब देखो आपको ये सब नहीं जानना है, हालांकि मुझे मेरा बताना फर्ज है इसलिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे ये गांधी जी ने कहा, ये क्या है? ये आपका प्रधान उपवाक्य है। और सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, ये आश्रित उपवाक्य है। लेकिन आपको क्या पहचानना है? आपको ये पहचानना है, ये देखो की लगा हुआ है बीच में, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, समझिएगा। कह रहा अब देखो ऐसे भी वाक्य मिलेंगे, जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई वैसे ही बच्चे भाग निकले। अगर तुमने फिर से कोई गुस्ताखी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तो, यदि वर्षा होगी तो फसल ना सूखेगी, ऐसे आएंगे। वह साइकिल कहाँ है? वह साइकिल जिससे आप कल आए थे। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं देवी का वास होता है। जैसे आपने संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ा था, सेम वैसे ही आपका मिश्र वाक्य में भी शब्द आते हैं। वह स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि, अब देखो क्या कह रहा है, वह स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि, यहां पे क्योंकि आ गया, तो क्योंकि उसके सिर में दर्द है, क्योंकि क्या हो गया? ये आपका मिश्र वाक्य बना रहा है। उसने बहुत मेहनत की अतः उसका प्रमोशन हुआ। इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, ये गलती से आ गया है, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके मिश्र वाक्य हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। अब इसके हम क्या करते हैं, अब इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि 4-5 क्वेश्चन ही भले कराइए लेकिन प्रैक्टिस जरूर करा दीजिए। आ जाइए, प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है। आपसे पूछ रहा है इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। अब कौन खाना खा रहा है? बीमार व्यक्ति। तो बीमार व्यक्ति क्या हो गया? बोलो सर ये आपका भाई कर्ता और कर्ता का विस्तारक है, मतलब बीमार व्यक्ति क्या हो गया यहाँ पे? उद्देश्य हो गया, उद्देश्य हो गया। और क्या कह रहा है? खाना धीरे धीरे खा रहा है, ये क्या हो गया? ये विधेय हो गया। भाई कर्ता के बारे में जो भी बात कही जा रही वो विधेय है, और जो कर्ता है और कर्ता का विस्तार है, विस्तार मतलब ये कह रहा है ना बीमार, तो बीमार इसकी विशेषता बता रहा है, ये क्या हो गया? विस्तार हो गया, अर्थात ये उद्देश्य बन जाएगा आपका। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? देखो कह रहा है निम्नलिखित में से साधारण वाक्य कौन सा है। अब आपको क्या पहचानना है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य पहचानना है तो आपको वाक्य अलग अलग करने पड़ेंगे। यहां कह रहा है जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर निकले, ये क्या हो जाएगा? ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, कह रहा मेरा भाई यहां आएगा या मैं उसके पास जाऊंगा, तो देखो यहां पे बीच में या आ गया, तो या आएगा, ये क्या बन जाएगा आपको? सर ये संयुक्त वाक्य बनेगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा कि काम सीखा हुआ नौकर कठिनाई से मिलता है, तो काम सीखा हुआ नौकर कठिनाई से मिलता है, ये क्या बन जाएगा आपका? ये सरल वाक्य बन जाएगा। और कह रहा पत्ते सूख रहे थे, देखो एक उपवाक्य है,
इसलिए पीले दिखाई दिए। तो ये क्या बन गया, ये संयुक्त वाक्य बन गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, सरल वाक्य तीनों आपने निकाल लिए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन भी देख लो। रमेश के भाई मोहन ने अपने मित्रों को दीपावली की मिठाई खिलाई। किसने मिठाई खिलाई, मोहन ने। मोहन क्या है, करता है, मिठाई खिलाने का काम कर रहा है, ठीक है। रमेश का भाई है, तो ये पूरा किस में आ जाएगा, ये कर्ता का विस्तारक है, मतलब ये किस में चला जाएगा, बोलो सर ये पूरा का पूरा उद्देश्य है, ठीक है। और अपने मित्रों को दीपावली की मिठाई खिलाई, ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये एक विधेय में जाएगा। आपसे इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि इसमें उद्देश्य क्या है। तो आप देखोगे उद्देश्य, अपने मित्रों को मोहन ने रमेश के भाई, तो मुख्य उद्देश्य की, वैसे उद्देश्य तो पूरा है, लेकिन भाई कर्ता कौन है, कर्ता तो मोहन ही है, तो यहां पे जो मुख्य उद्देश्य बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, ठीक है ये भी आपका एक ही उद्देश्य में आएगा, क्योंकि ये कर्ता का विस्तारक है। तो जो मुख्य उद्देश्य बनेगा ना, वो कौन सा बनेगा, वो ये बनेगा, कर्ता ही मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, सी वाला होगा। फिर आता है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। अब कुछ नहीं करना है, आपको संयुक्त वाक्य पहचानना है। क्या कह रहा है, देखो, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी, तब गाड़ी जा चुकी थी, जब आ गया यहां, ये कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। हम घर से बाहर निकले, एक उपवाक्य है, एक उपवाक्य है, और बारिश होने लगी, ये क्या बन जाएगा, बोलो सर ये आपका संयुक्त वाक्य बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। विद्वान मनुष्य का सभी सम्मान करते, देखो बीच में कोई और किंतु परंतु तथा नहीं है। वह साड़ी खरीदने बाजार गई, यहां भी और किंतु परंतु तथा नहीं है, मतलब ये क्या हो गए, तीनों दोनों ये सरल वाक्य बन गए। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य छांटना है आपको और बताना है मिश्र वाक्य कौन सा है। चुटकी में आपको बताना है, हम खाना खा चुके, देखो और किंतु परंतु कुछ नहीं है, ये कौन सा हो जाएगा, सरल वाक्य होगा, ठीक है। कह रहा है कि वह अस्वस्थ था और इसलिए एक साथ नहीं आता, यहां पे इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका, ये आपका संयुक्त वाक्य बनेगा। क्या बन जाएगा, संयुक्त बन जाएगा। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, देखो यहां भी आपका सरल वाक्य बनेगा, क्योंकि बीच में और किंतु नहीं है। कह रहा है जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, तो जो सो जहां भी ऐसे आ जाए वहां क्या होगा, बोलो सर वहां पे आपका मिश्र वाक्य होगा। ए वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है बताइएगा। पड़ोसी देश बहुत दिनों से घात लगाए बैठा था, पाकिस्तान की बात कर रहा है, पड़ोसी देश बहुत दिनों से घात लगाए बैठा था, बीच में कोई भी और किंतु परंतु नहीं है, सरल वाक्य हो जाएगा। लड़के स्कूल जाने के लिए उत्साहपूर्वक तैयार हो रहे थे, यह भी सरल वाक्य होगा, क्योंकि बीच में और किंतु परंतु तथा क्यों ऐसा कुछ नहीं है। उसे शत्रु का भेद था, इसलिए वह छिपकर उनकी बातें सुनने लगा, यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर ये संयुक्त वाक्य बनेगा आपका। फिर कह रहा है जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने गए थे, मतलब घूमने गए, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। उम्मीद है ये वाला टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर कह रहा है संयुक्त वाक्य बताइए कौन सा होगा, वह धन के अभिमान में अकड़ कर चलता है। अब देखो बीच में और किंतु परंतु कुछ नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए, मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका, तो चूंकि यहां पे इसलिए आ गया, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। बस छूट जाने के कारण मैं गांव गया था, ये भी सरल वाक्य है। जहां खेत थे वहां शहर था, बस गया, ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये आपका मिश्र वाक्य बनेगा, क्योंकि जहां वहां ऐसे शब्द आते तो मिश्र वाक्य होता है। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है बताइएगा। देखिए, उसके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया, ये मिश्र वाक्य में आएगा। क्यों, क्योंकि जो सो ऐसे आ जाए तो मिश्र वाक्य में। जो गरजते हैं वे बरसते हैं, ये भी बरसते नहीं, ये भी मिश्र वाक्य होगा। उसने खाना खाया एक उपवाक्य है, और यहाँ पे लग गया सो गया, ये क्या बन जाएगा, बोलो सर ये संयुक्त वाक्य बन जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए, उसके बाद कह रहा है गंगा हिमालय से निकलती है, देखो कोई भी बीच में और किंतु परंतु तथा है वो नहीं है, ये क्या बन जाएगा, सरल वाक्य बनेगा। क्वेश्चन आता है किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है। अब यहां देखो फोकस करो, कह रहा नहीं है। मैं घर पहुंचा और नौकर बाजार गया, ये संयुक्त वाक्य है। मैं बाजार जाऊंगा अथवा मोहन मुझसे मिलने यही आएगा, ये भी संयुक्त वाक्य है। मेरा भाई बीमार है अतः मैं उससे मिलने जाऊंगा, ये भी सरल वाक्य है। लेकिन कह रहा है जहां अभी समुद्र था, समुद्र है, वहां किसी समय जंगल था, तो आप क्या कहोगे, ये जो है ये आपका कौन सा वाक्य बन रहा है, तो ये जो वाक्य आपका बन रहा है वो मिश्र वाक्य बन रहा है। कौन सा वाक्य बन रहा है, आप कहोगे सर ये मिश्र वाक्य बन रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन आता है संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा होगा। अब कह रहा वहां जो कुछ भी देखने योग्य था मैंने सब देख लिया, तो जो लग गया मतलब ये मिश्र वाक्य हो गया। ये क्या है, मिश्र वाक्य है। मैं आगे बढ़ा और वह पीछे रह गया, आप इसको देखोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो सर ये आपका
संयुक्त वाक्य आ जाएगा, यही आंसर है आपका। वह ऐसी बातें कहता है जिनसे, ऐसी बातें जिनसे, देखो ऐसी जिनसे सबको बुरा लगता है, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं उन्होंने जो कुछ दिया था उसी से मुझे परम संतोष है, ये भी आपका मिश्र वाक्य होगा। क्रिया विशेषण किसी कहा जाता है तो बोलो सर वे विकारी या अव्यय शब्द, इनको विकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। वे विकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है। अब क्रिया की विशेषता कैसे बताते हैं, जैसे कह रहा आएगा, आएगा ये क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है कल आएगा, मतलब क्रिया के होने का समय बता रहा है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ये जो कल शब्द है ये क्रिया विशेषण है। जैसे यहाँ कह रहा बैठना क्या है, क्रिया है, कहाँ बैठो, अंदर बैठो, ये स्थान बता रहा है क्रिया के होने का, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। कह रहा है कि बोलना क्या है, क्रिया है, वह कम बोलता है, बोलना क्रिया है, और कह रहा है कम बोलता है कि क्रिया की नापतोल बता रहा है, तो जहां पे क्रिया की नापतोल बताया वहां क्या होता है, वहां भी आपका क्रिया विशेषण होता है। तो कह रहा है कछुआ धीरे धीरे चलता है, चलना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, ये क्रिया के होने का तरीका बता रहा है। अब देखिए इसी के आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद निकलते हैं। जब क्रिया के होने की विशेषता क्रिया के होने का समय बताएगा, क्रिया के होने का क्या बताएगा, समय बताएगा तो कालवाचक, क्रिया के होने का स्थान बताएगा या दिशा बताएगा तो स्थानवाचक, नापतोल बताएगा तो परिमाणवाचक, और जब तरीका और ढंग बताएगा तो रीतिवाचक होता है। लेकिन क्रिया के कुछ भेद होते हैं अलग तरीके से। तो कभी भी आपसे पूछे अर्थ के आधार पे क्रिया के भेद कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 4 भेद होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे प्रयोग के आधार पे क्रिया के विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप कहोगे सर 3 भेद होते हैं। और अगर आपसे पूछे रूप के आधार पे क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप कहोगे सर 3 भेद होते हैं। अब अगर आप कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हो, एसआई वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ठीक है, अगर आप एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंस रखता ही है। खैर, तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के जब हम भेद पढ़ते हैं तो कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, कौन कौन सा, कालवाचक जिसमें समय बताता है, स्थानवाचक जिसमें स्थान और दिशा बताता है, परिमाणवाचक जिसमें क्रिया की नापतोल बताता है, और उसके बाद आता है रीतिवाचक जिसमें क्रिया के होने का तरीका और ढंग बताता है। जैसे कह रहा आएगा, कब आएगा, कल आएगा, ये समय बता रहा है, इससे पूछो कब आएगा, समय बता रहा है, कालवाचक हो गया। कहाँ बैठो, अंदर बैठो, ये स्थान बता रहा है, ये स्थानवाचक हो गया। या दिशावाचक हो तब भी स्थानवाचक आएगा। बोलना कितना बोलता है, कम बोलता है, ये क्या हो गया, बोल सर ये आपका परिमाणवाचक हो गया। नापतोल बता रहा है, धीरे धीरे चलता है, ये चलने का तरीका बता रहा है, ढंग बता रहा है, ये रीतिवाचक हो गया। ठीक है, तो कालवाचक को अगर हम थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे तो ऐसे वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का समय का बोध कराते हैं। तो राम कब जाएगा? आज जाएगा। कह रहा कि वह दिन भर पढ़ता रहा, कब पढ़ता रहा? दिन भर पढ़ता रहा, दिन भर क्रिया विशेषण बन जाएगा कालवाचक। बारिश आज होगी, आज क्या है? समय बता रहा है, कालवाचक हो गया। वह अक्सर मेरे घर आता है, कब आता है? तो कह रहा अक्सर आता है। यहाँ अक्सर क्या हो जाएगा? बोलो सर ये भी कालवाचक हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो आते हैं आपके, ये शब्द क्या होते हैं? ये सब कालवाचक में आते हैं। उसके बाद आता है आपका स्थानवाचक। स्थान में आपका क्या बताता है? स्थान में अव्यय शब्द जो स्थान और दिशा का बोध कराते हैं क्रिया के होने का। जैसे कह रहा राम छत पर बैठा है, तो कहाँ बैठा है? आप कहोगे सर छत पर बैठा है, तो छत क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं? ऊपर उड़ रहे हैं, ये स्थान हो गया। बच्चा बाहर खेल रहा है, किधर खेल रहा है? बाहर खेल रहा है, ये क्या है? स्थानवाचक। सामने खड़ा है, ये दिशा बता रहा है, सामने क्या हो गया? बोलो सर ये भी स्थानवाचक हो गया। क्लियर? तो ऐसे जो शब्द होते हैं आपके, वो सब किस में आ जाएंगे? दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये सब आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फिर आता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें क्या बताता है? जिसमें नाप और तौल बताता है, मतलब क्रिया के होने की मात्रा बताता है। कैसे बताएगा? वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण बताते हैं, मतलब नाप तौल बताते हैं। कैसे बता रहा है? पढ़ना क्या है? क्रिया है, इससे पूछा कितना पढ़ती है? कह रहा कम पढ़ती है, तो कम क्या हो गया? नाप तौल बता रहे क्रिया का। कितना खाओ? थोड़ा खाओ, नाप तौल बता रहा है। उसने थोड़ा लिखा, कितना लिखा? थोड़ा थोड़ा लिखा, तो थोड़ा थोड़ा मतलब ये क्रिया की मात्रा ही तो बता रहा है। आपने कहा हमें स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त भोजन लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? तो पर्याप्त भोजन लेना चाहिए। तो जहाँ पे ऐसे शब्द आ जाए जैसे बहुत है, अति है, सर्वथा है, कुछ है, थोड़ा है, बराबर है, ये सब क्या होते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जिसमें क्रिया के होने का क्या बताता है? तरीका बताता है, और क्रिया के होने का ढंग बताता है। कैसे बताएगा? समझिएगा। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति अर्थात तरीका और ढंग बताते हैं। जैसे राम मीठा बोलता है, तो बोलना क्या है? क्रिया है। कैसा बोलता है भाई? मीठा बोलता है। वैसे मीठा विशेषण है, लेकिन यहाँ पे क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो गया। कह रहा कैसे चलता है? कह रहा धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे ये जो धीरे धीरे शब्द है ना, ये जो धीरे धीरे शब्द है, ये क्रिया विशेषण हो गया।
किताबें धड़ाधड़ बिक रही हैं, कैसे बिक रही हैं? तो कह रहा धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो धड़ाधड़ क्या हो गया? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। राम सरपट दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है, कैसे दौड़ता है? सरपट। तो सरपट हो गया, धड़ाधड़ हो गया, ये सब क्या है? ये आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जो क्रिया के होने का तरीका बता रहा है। तो ये जो स्तंभ है, जैसे यथासत्य है, निसंदेह है, अचानक है, स्वयं है, जैसे बारिश अचानक होने लगी, कैसे होने लगी? अचानक होने लगी। तो अचानक भी आपका क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपके क्रिया विशेषण हो गए, ठीक है ना? किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। अब हम थोड़ा जीडी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रयोग के आधार पे क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक और अनुबंध क्रिया विशेषण। बहुत आसान है, आसानी से समझ सकते हो कैसे। देखिए, साधारण क्रिया विशेषण में ये कहता है कि ऐसे क्रिया विशेषण जब शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है वे साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको केवल इतना याद रखना है जहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग होते हैं। जैसे कहा, अरे तुम कब आए? वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह क्या सीन है, ऐसे शब्द आ जाए। तो जैसे हाय आ गया, अरे आ गया, बेटा, ऐसे तो ये संबोधित कर रहा है। और ये देखो चिन्ह लगा है विस्मयादि बोधक। तो जहां भी विस्मयवाचक चिन्ह आ जाए, जहां भी विस्मयादि बोधक वाले शब्द आ जाए, वहां आपका हमेशा और हमेशा साधारण क्रिया विशेषण होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। संयोजक क्रिया विशेषण में क्या होता है? जैसे संबंधवाचक सर्वनाम आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। जो करोगे जो करोगे सो भरोगे, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जितना उतना, जहां वहां, ऐसे शब्द जहां पे आते हैं वो संयोजक कहलाते हैं। जैसे कह रहा है, जहां तुम अभी खड़े हो वहां घर हुआ करता था। तो जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है वे शब्द संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम आपने पढ़ा है। तो कह रहा है जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा। क्या कह रहा है? जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा। आवाज थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि मतलब शायद माइक नहीं लगी हुई थी। कह रहा है यहाँ हम चल रहे हैं, वहां वो दौड़ रहा है, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध क्रिया विशेषण में ऐसे शब्द आते हैं जैसे तो शब्द लगा हुआ होगा, भी शब्द लगा हुआ होगा, ठीक लगा हुआ होगा, भर लगा हुआ मिल सकता है, ऐसे शब्द, ही लगा हुआ मिल सकता है, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। लेकिन ये वाक्य में बल नहीं दे रहे होंगे। यह तो गलत ही हुआ, तो यह तो लग गया यहाँ। आपके आने भर की देर है, यह तो किसी ने धोखा ही दिया है। उसे देखा तक नहीं, तो तक भी आ जाता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, तक भी आ जाएगा। ऐसे शब्द आएंगे, अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। इसी तरह से रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद आ जाते हैं। जैसे मूल क्रिया विशेषण है, स्थानीय क्रिया विशेषण है, यौगिक क्रिया विशेषण है। इनको समझिएगा, आप समझ जाओगे। मूल क्रिया विशेषण में जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे पास है, दूर है, ऊपर, आज, सदा, अचानक। अचानक आपने रीतिवाचक में भी पढ़ा था, ठीक है ना? आज आपने कालवाचक में पढ़ा था। ये वही है, कालवाचक रीतिवाचक है। कहने का मतलब हो गया, ये इनका मूल रूप है। मूल का मतलब जिनमें कोई परिवर्तन ना हुआ हो, जिनमें कोई शब्द जोड़ा ना गया हो, ठीक है। जैसे कह रहा है कि अब स्थानीय क्रिया विशेषण में क्या होता है कि जब हम क्रिया की विशेषता बताने के लिए सर्वनाम का प्रयोग कर लेते हैं, जब हम क्रिया की विशेषता बताने के लिए विशेषण का प्रयोग कर लेते हैं, जब हम क्रिया की विशेषता बताने के लिए पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं, तब उनको स्थानीय क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कहा, तुम मेरी मदद खा करोगे, करोगे क्रिया है, खा की ये संज्ञा हो गया। तो ये क्या बन गया? क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण बन गया। इसलिए इसको स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं। कुल मिला के कह रहा, वह पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? सिर पढ़ेगा। तो ये क्रिया की ही विशेषता बता रहा है। बस क्रिया के स्थान पे हमने मतलब क्रिया की विशेषण बता रहा है, लेकिन ये संज्ञा शब्द है, तो ये क्या बोल देंगे? स्थानीय क्रिया विशेषण बोलेंगे। जैसे कह रहा सर्वनाम, गुरुजी तो वे आते हैं कौन? वे आते हैं। कह रहा तुम मुझे क्या मारोगे? मारोगे की विशेषता बता रहा है, क्या मारोगे? तुम्हें यह बात कौन कठिन है? कठिन की विशेषता बता रहा है, कौन कठिन है? बहुत कम आता है। इसी तरह से तुम दौड़ कर चलते हो, देखो चलना क्रिया है। अब यहाँ दौड़ कर चलते हुए क्रिया की विशेषता भी बता रहा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण में भी आएगा। और आपका मतलब इसको क्या बोलेंगे? इसको हम स्थानीय क्रिया विशेषण बोलेंगे। ये पूर्वकालिक से बना है। उठकर भागा, ये पूर्वकालिक से बना है, ठीक है, विशेषण से। जैसे आपने कहा राकेश मीठा बोलता है, तो मीठा क्या हो गया? स्थानीय क्रिया विशेषण में भी आएगा। तो बैठा है, उदास बैठा है, पड़े हैं, सोए पड़े हैं, चोर पकड़ा हुआ है, ऐसे शब्द आपके आ जाएंगे। बाकी यौगिक क्रिया विशेषण का मतलब होता है जिसमें योग कर दिया जाए, जिसमें बदलाव हो जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, जहां पे शब्दों को जोड़ दिया जाता है। जैसे सुबह से सवेरे बन गया, सवेरा से सवेरे बना दिया, साय बना दिया सांझ से। आजन्म, देखो आ अलग है, जन्म अलग लगा दिया, क्रमशः, क्रम में सा लगा दिया, क्रमशः हो गया। प्रेम और पूर्वक 2 शब्द मिल गए, रात और भर 2 शब्द मिल गए। तो जहां पे योग करके दो बन गए हो, मतलब 2 शब्द से बना हुआ हो, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक से मिलकर के कोई क्रिया विशेषण बनता है, उसको हम बोलते हैं यौगिक। यौगिक का मतलब होता है योग करके बने हुए।